should we start now the topic of the day? That is, I don't know exactly what we are going to discuss today. Can you remind me? केमिकल कोऑर्डिनेशन. ओके केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमें पढ़ना है भाई हाइपोथैलेमस, हमें पढ़ना है पिट्यूटरी ग्लैंड और बहुत सारे ऑर्गन्स, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड. सुने भाई, सुने गौर से सुने. ये हमारा हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस को एक ऐसी स्टॉक है, जैसे ना उल्टी बेल होती है बजाते हैं, ऐसी स्टॉक है. इसको हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम. और ये हमारा नीले कलर वाला, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके 2 लोब हैं. कुल मिला के मटर के दाने जितना है पिट्यूटरी ग्लैंड. इसको कहते हैं एंटीरियर लोब, इसको कहते हैं पोस्टीरियर लोब. अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँगा हार्मोन्स की. एक को नाम दूंगा मैं GnRH, ग्रोथ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. सोमेटोस्टेटिन, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर या थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TRF या TRH. इन्फंडिब्यूलम का काम बता रहा हूँ, सुनते जाएं. और उसके बाद एक हार्मोन है PIF, प्रोलेक्टिन को इनहिबिट करने वाला फैक्टर. और कितने हो गए ये 5. और दूसरा है CRF. ये हार्मोन है हाइपोथैलेमस के. ये 6 के 6 हार्मोन इसमें आएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आएंगे. और इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन हैं. एक का नाम है MSH इनहिबिटिंग फैक्टर. ये मीडियन लोब में जाएगा, वहाँ से MSH हार्मोन प्रोड्यूस होगा. MSH का आपको पता है MSH का? नहीं, या मैं बताऊं. MSH ऐसा हार्मोन है जो मेलेनोसाइट सेल्स पर काम करता है, मेलेनिन बनवाता है. मेलेनोसाइट कहाँ पे है? मेलेनोसाइट आपके स्किन में है, आपके हेयर्स में है, आपके आईज में है. ठीक है. मीडियन लोब से MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये हार्मोन मीडियन लोब में आएगा और मीडियन से ये प्रोड्यूस होगा. उसके अलावा आखिरी लोब, पिछले लोब में 2 हार्मोन आएंगे. यहाँ पे इधर से 2 हार्मोन आएंगे, इधर 6 उधर, एक बीच में 2 इधर हार्मोन आएंगे. उनमें से एक का नाम है ADH, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन. ठीक है. ये अब मुझे बताएं, ये ऊपर वाली जो लिस्ट बनाई है मैंने किसके हार्मोन बनाए हैं? आप कहेंगे सर हाइपोथैलेमस के. अभी जो मैं लिस्ट बनाऊंगा वो बनाऊंगा पिट्यूटरी ग्लैंड की. ये हार्मोन ग्रोथ को गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा गोनेड्स के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से. तो ये हार्मोन जब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा
तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है FSH, दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जिसका नाम है LH। याद है आपको FSH और LH का काम कहाँ करते हैं, दोनों काम बताएं। आप कहेंगे सर ये गोनेड्स पर काम करते हैं। अगर गोनेड्स के लिए पूछूं मैं कौन से गोनेड, आप कहेंगे सर टेस्टिस एंड ओवरीज। अगर ओवरी के लिए पूछूं मैं कि बताएं मुझे कमेंट में कि ईस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करवाता है, बताएं बताएं जल्दी बताएं, मुझे इंतज़ार है। आप कहेंगे सर FSH, FSH ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाता है। FSH कैसे भाई? आप कहेंगे सर FSH आता है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है तो ईस्ट्रोजन बनता है ना। और आप कहेंगे सर प्रोजेस्टेरोन जो है वो बनवाता है। प्रोजेस्टेरोन कौन? LH प्रोजेस्टेरोन बना। कैसे? आप कहेंगे सर LH ओव्यूलेशन करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है तो कार्पस ल्यूटम बनती है, कार्पस ल्यूटम बनती है तो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। समझ आया कि नहीं? हाँ तो करें भाई। चलो, तो हुआ क्या, हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकला पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पिट्यूटरी से हार्मोन निकला गोनेड के पास, गोनेड से हार्मोन निकला जिसने जाके किया क्या काम, कहाँ पर काम किया? ईस्ट्रोजन ने एंडोमेट्रियम पर काम किया, एंडोमेट्रियम को प्रेप किया। और ईस्ट्रोजन के और भी काम होते हैं, जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है। जब आदमी मेल और फीमेल जवान होते हैं तो वॉइस मोटा होता है, बाल आ जाते हैं दाढ़ी मूछ के, बियर्ड वाले, मसल्स डोले शोले बन जाते हैं, ठीक है। फीमेल बॉडी के अंदर ब्रेस्ट बन जाते हैं। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देता है, फीमेल में यानी ब्रेस्ट बनवाता है, वॉइस में चेंजिंग करवाता है और बियर्ड देता है। यही काम मेल के अंदर टेस्टिस से प्रोड्यूस होने वाला एक हार्मोन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देना, यानी मेल में मोटा आवाज़, बॉडी और जो है ये दाढ़ी मूछ बनाना इज़ द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म की प्रोडक्शन में भी इसका रोल है। चलो जी, अब दूसरे नंबर पर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होके हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी में आ रहा है, प्रोड्यूस करवा रहा है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन बताएं कहाँ पे जाके काम करेगा, बताएं जल्दी 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 बताएं। आप कहेंगे सर स्केलेटन पर और मसल्स पर या ग्रोइंग एरियाज़ पर, जहाँ पे ग्रोथ हो रही है, रिपेयर हो रही है, वहाँ पे ये काम करेगा। भाई देखें, इन दोनों केसेस में फ़र्क देखें, सिमिलरिटी देखें। हाइपोथैलेमस का हार्मोन आया पिट्यूटरी के पास तो पिट्यूटरी से भी हार्मोन निकला, हाइपोथैलेमस का हार्मोन आया पिट्यूटरी से तो पिट्यूटरी में भी हार्मोन निकला। तो भाई हाइपोथैलेमस दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एक को कहते हैं रिलीजिंग हार्मोन, दूसरे वाले को कहते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। बताएं ये दोनों के दोनों हार्मोन जो प्रोड्यूस हुए हैं, इनके कहने पर प्रोड्यूस हुए हैं, तो ये वाले रिलीजिंग हार्मोन हो गए या इनहिबिटिंग हार्मोन हो गए। इन्होंने पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज करवाया ना, तो ये क्या हो गया? रिलीजिंग। ये भी क्या हो गया? रिलीजिंग। मगर अगर इसकी बात करें सोमेटोस्टेटिन की, तो ये क्या करता है? ये आके ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस करता है, ग्रोथ को रोकता है। तो बताएं ये हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है या रिलीजिंग हार्मोन है? इनहिबिटिंग हार्मोन है। चलो यहाँ पे एक डिफरेंस देखें, FSH और LH ने जाके गोनेड्स पे डायरेक्ट काम किया या गोनेड्स से भी हार्मोन रिलीज करवाए, फिर उन हार्मोन्स ने जाके काम किया, हार्मोन रिलीज करवाए। तो ये जो हार्मोन है इनको कहेंगे ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन ऐसा हार्मोन जो पिट्यूटरी से निकलकर अगले ऑर्गन से भी हार्मोन प्रोड्यूस कराए, डायरेक्ट काम ना करे। मगर ग्रोथ हार्मोन ने क्या हार्मोन प्रोड्यूस करवाए हैं यहाँ पे या डायरेक्ट ग्रोथ करवाई है, डायरेक्ट काम किया है। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन नहीं है, नॉन ट्रॉपिक हार्मोन है। ट्रॉपिक वो जो डायरेक्ट काम ना करे और नॉन ट्रॉपिक वो जो डायरेक्ट काम करे।
ट्रॉपिक जो अगला फिर स्टिमुलेट करे, अगले हार्मोन बनवाए। सुने भाई, सुने सुने सुने। बैटरी चार्ज कर ली मैंने अपनी। मेरी बैटरी जो है ना लो है, पता है आप सबको, तो थोड़ी रेस्ट कर ली। आहिस्ता मुझे पढ़ाना नहीं आता, डॉक्टर ने रोका है, मगर फिर भी स्पीड 120 पे चली जा रही है मुझसे। तो भाई अब देखें, TRF एक हार्मोन है जो रिलीज़ हो रहा है कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। ये आ रहा है पिट्यूटरी के पास और पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज़ करवा रहा है। उस पिट्यूटरी के हार्मोन का नाम है क्या? TSH। उसका नाम था थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जाके कहाँ पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पर काम करेगा और थायराइड से हार्मोन रिलीज़ करवाएगा 3। एक का नाम है T3, दूसरे का नाम है T4, तीसरे का नाम है कैल्सीटोनिन। ठीक है, कैल्सीटोनिन। ये दोनों मेटाबॉलिज्म करवाएंगे और ये कैल्शियम को बैलेंस करवाता है, हाई कैल्शियम को लो करता है। ठीक है। और PIF प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, ये आके प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को रोकता है। प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को, जो आदमी, जो फीमेल मिल्क प्रोड्यूस करती है उसमें ये बनता नहीं है, ये बनता है उसमें। ये जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती, प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी से पहले है या उसकी शादी नहीं है, तो उससे पहले जिसकी बॉडी में मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसमें ये प्रोड्यूस होता रहता है ऑटोमेटिकली। ये होता है तो प्रोलैक्टिन नहीं होता, प्रोलैक्टिन नहीं होता तो मिल्क नहीं बनता। अगर ये होगा तो प्रोलैक्टिन नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो प्रोलैक्टिन होगा, और प्रोलैक्टिन होगा तो मिल्क होगा। ठीक है। तो बताएं, प्रोलैक्टिन का बनना कब स्टार्ट होता है? शादी के बाद, जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान, बीच प्रेगनेंसी में प्रोलैक्टिन बनता है, मिल्क बनना स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट में मिल्क आ जाता है। ठीक है। तो मिल्क का बनाना इसका काम है। बताएं कमेंट में, इसका काम है मिल्क बनाना। तो प्रोलैक्टिन जो है ये ट्रॉपिक है या नॉन ट्रॉपिक है? नॉन ट्रॉपिक है भाई, डायरेक्ट काम कर रहा है, ट्रॉपिक नहीं है। ठीक है। और CRF कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर ये आएगा, ये हार्मोन प्रोड्यूस करवाएगा ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये जाएगा एडर्नल ग्लैंड पर, एडर्नल ग्लैंड पर, और एडर्नल ग्लैंड पर जाके ये काम करेगा, और जो एडर्नल ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे। मैं पढ़ाऊँगा, CRF की बाद में बात करेंगे। ठीक है। चलो भाई सुने, अभी कहाँ से बात स्टार्ट करनी है? बात स्टार्ट करनी है मेरे ख्याल में ग्रोथ हार्मोन से। बताएं मुझे कमेंट में, अगर ग्रोथ हार्मोन, अगर जो ग्रोथ हार्मोन है वो बढ़ जाए चाइल्ड स्टेट में, इन्फेंट स्टेज में, तो क्या होगा? तो जो आदमी होगा वो जिजांटिज्म वाला होगा। जिजांटिज्म का मतलब समझते हैं? जिजांटिज्म, लंबा, आलम चने जितना आदमी, सारी बॉडी इसके, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे काम करता है? स्केलेटन। तो स्केलेटन ज़्यादा बनेगा, मसल ज़्यादा बनेगी, आदमी लंबा चौड़ा बन जाएगा, ग्रेट खली जैसा। सोमेटोट्रॉफिन,
सोमेटोट्रॉफिन ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं, सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन STH। सोमेटिक सेल पर काम करता है ना, ये सोमेटिक सेल है ना, स्केलेटन और मसल, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन को STH भी कहते हैं, सोमेटोट्रॉफिन हार्मोन। और सोमेटोस्टेटिन कहते हैं इसको, ये सप्रेस करता है, स्टेटिन का मतलब है सप्रेस करने वाला, ठीक है। चलो, जिजांटिज्म अगर जो इन्फेंट एज में GH हार्मोन कम हो जाए तो उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, छोटा कद, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगी। अगर आदमी एडल्ट हो गया, एडल्ट होने के बाद ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम हो गया है तो होगा एक्रोमेगेली। अब एक्रोमेगेली में क्या होता है, एक्रोमेगेली में क्या होता है भाई मुझे बताएं। 25 साल के बाद, 30 साल के बाद हाइट बढ़ती है नहीं ना। अगर 25-30 साल के बाद ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, और कमी नहीं, ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो एक्रोमेगेली होती है। एक्रोमेगेली में ये होता है, लिखें नोट करें, चिन्ह, हाथ, पैर और नाक, हाथ, पैर, चिन्ह और नाक, ये बोन बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ये बोन बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। चिन्ह, हाथ और नाक बड़े हो जाते हैं, इसे कहते हैं एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली और जिजांटिज्म में फ़र्क बताएं। एक फ़र्क एक का है, और ये सारी बॉडी में इफ़ेक्ट करता है, ये लोकेटेड एरियाज़ पर। क्यों? क्योंकि बाद में बोन ग्रोथ नहीं करेंगे सारे, ठीक है, चिन ग्रो कर लेती है। बस एतरो ही फुल सही है, मां ॾिसी करे लिखियो आहे, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। अब आते हैं हम कहाँ पे, अब आते हैं हम थायराइड पर। थायराइड पे जाने के लिए एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। 1 मिनट में इसको सेव कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये PDF के फॉर्म में सेव हो गई, और अभी मुझे यहाँ से कुछ इरेज करना है, कुछ रखना है। तो मैं इरेज करने वाला किसको इरेज करूँगा, गोनेड्स को इरेज कर लूँगा मैं, एस्ट्रोजन को, स्केलेटन को छोड़ दें भाई। ये हो गया आपका किस्सा, ठीक है ना, ये सारा किस्सा हो गया। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड पर आते हैं। अच्छा सुनिए, थायराइड ग्लैंड TSH से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन? TSH कहाँ पे काम करता है? थायराइड पर। थायराइड कहाँ पर है? थायराइड ऐसा है भाई, ऐसा है थायराइड, ऐसा पोपट जैसा, H जैसा। कहाँ पे? ट्रेकिया पे लगा हुआ है। 2 लोब है, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से 3 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एक का नाम है कैल्सिटोनिन, दूसरे का नाम है T4, तीसरे का नाम है T3। T3 जो है वो फास्ट है, बड़े तेज़ है काम करने में। T4 जो है वो स्लो है काम करने में। 10% ये बनता है, 90% ये बनता है। ड्यूरेशन काम करने की इसकी कम है, जल्दी काम कर लेता है, इसलिए ड्यूरेशन काम करने की इसकी ज़्यादा है, घंटों घंटों काम लगा लेता है क्योंकि ये स्लो है। भाई दोनों का अगर काम मैं बताऊं तो दोनों का काम है मेटाबॉलिज्म करना। मेटाबॉलिज्म यानी केमिकल रिएक्शंस। अगर मैं कहूं ये दोनों बढ़ जाएं तो क्या कहेंगे कंडीशन को? कंडीशन को कहेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। और अगर ये दोनों कम हो जाएं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्यों होता है? सुने, हाइपोथायरॉयडिज्म इसलिए होता है कि आयोडीन की कमी होती है। आयोडीन की कमी क्यों? कि T3 का फुल फॉर्म आप सबको पता है, ट्राई आयोडोथेरोनिन। 3 आयोडीन है इसमें, और टेट्रा आयोडोथेरोनिन का भी पता है आपको कि टेट्रा आयोडोथेरोनिन जो मॉलिक्यूल है उसमें 4 आयोडीन है। तो T3 और T4 को पैदा करने के लिए आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन की कमी में थायराइड ग्लैंड हार्मोन कम प्रोड्यूस करेगा। अगर
हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो बताएं मेटाबॉलिज्म क्या होगा, स्लो या फास्ट? कमेंट तो करें। आप कहेंगे मेटाबॉलिज्म स्लो, तो भाई हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशंस बताएं जल्दी, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशंस बताएं, बताएं। हाँ भाई, ब्लड प्रेशर कितना? लो। हार्ट बीट कितनी? लो। रेस्पायरेशन कितनी? लो। बताएं बताएं बताएं। उसके अलावा मुझे बताएं कोल्ड को टॉलरेंस करने की कैपेसिटी कितनी? इंटॉलरेंस क्यों भाई? हाइपोथायराइडिज्म है तो ब्रीदिंग रेस्पायरेशन जो है, रेस्पायरेशन ये स्लो है तो हीट भी कम है। अगर हीट कम है, ठंड है, पहले से ही बॉडी ठंडी है तो ठंड में ठंड लग जाएगी, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, वेट गेन करेगा या लॉस करेगा? बताएं। वेट गेन करेगा। क्यों भाई? क्योंकि कुछ सड़ ही नहीं रहा बॉडी में, सारी चीज़ें बची पड़ी हैं, रेस्पायरेशन स्लो है। ठीक है, अगर मैं हाइपरथायराइडिज्म की साइन सिम्टम पूछूं तो आप बताएंगे ब्लड प्रेशर क्या ज़्यादा, हार्ट बीट क्या ज़्यादा, हाइपरटेंशन होगा कि नहीं होगा, हाइपरटेंशन का खतरा है, और रेस्पायरेशन कितनी? रेस्पायरेशन ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म कितने ज़्यादा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कितनी ज़्यादा। ठीक है, एनर्जी लेवल कितनी? एनर्जी ज़्यादा। यहाँ पे एनर्जी लेवल कितनी? एनर्जी लेवल कम। तो लेजीनेस, फटीग ज़्यादा नहीं, लेजीनेस चालाकी होगी, यहाँ पे चुस्ती होगी, यहाँ पे सुस्ती होगी। ठीक है, प्रोफ्यूज स्वीटनिंग कहाँ पे होगी? स्वीटनिंग यहाँ पे होगी, ज़्यादा स्वीटनिंग। ठीक है, स्किन ड्राई हो जाएगी, इतनी स्वीटनिंग होगी। स्किन ड्राई किस में होगी? कमेंट में तो बताएं। स्किन ड्राई किस में होगी? कमेंट में बताएं। ये आप बताएंगे स्किन ड्राई किस में होगी? आईब्रोज और आईलिश के जो बाल हैं वो कहाँ पे उतरेंगे? कॉमन सेंस है, अगर आप यूज़ करें तो हाइपरथायराइडिज्म में ये नहीं होगा। क्यों? मैंने कह दिया पहले गलती से। क्यों कहा मैंने? मुझे याद नहीं था। मैंने जब सोचा कि यहाँ पे रेस्पायरेशन तेज़ है, हीट ज़्यादा है, तो स्वीटनिंग ज़्यादा है। जब स्वीटनिंग ज़्यादा है तो स्किन ड्राई कहाँ रहेगी? ड्राई तो यहाँ पे रहेगी, बाल भी यहाँ पे गिरेंगे ना। भाई बात सुने, आपस की बात है। T3 और T4 का काम है, T3 और T4 का काम है क्या? सुने, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म करवाना, और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन करवाना। सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे तो भाई रेस्पायरेशन ज़्यादा है तो अमाइनो एसिड आए ना सेल्स के पास तो कुछ बने, मेटाबॉलिज्म तेज़ है। और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट करवाना, स्केलेटल सिस्टम की डेवलपमेंट करवाना, मस्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट करवाना, जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट करवाना। अब अगर आप मुझे बताएं, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो रही है तो हाइपोथायराइडिज्म में, अगर हाइपोथायराइडिज्म इन्फेंट एज में हो रही है, कब हो रही है हाइपोथायराइडिज्म? इन्फेंट एज में हो रही है, तो बताएं नर्वस सिस्टम सही से बनेगा, स्केलेटल सिस्टम सही से बनेगा, उतनी ताकत रहेगी? नहीं। जब नहीं होगी तो हाइपोथायराइडिज्म को हम कहते हैं क्रिटिनिज्म। क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म। किसको कहते हैं? जब हाइपोथायराइडिज्म की वजह से छोटे इन्फेंट बच्चे में, इन्फेंट में हाइपोथायराइडिज्म हो तो क्रिटिनिज्म होगी। क्रिटिनिज्म में कद छोटा होगा क्योंकि स्केलेटन ग्रो नहीं करेगा, अकल भी कम होगा क्योंकि नर्वस सिस्टम सही डेवलप नहीं करा, तो मस्त मलंग छोटे कद वाला बच्चा डॉर्फिज्म जैसा होगा, मगर डॉर्फिज्म में दिमाग सही होगा, यहाँ पे दिमाग सही नहीं होगा। भाई समझ आ रही है? ओके जी। भाई अगर हाइपोथायराइडिज्म एडल्ट में हो रही है तो इसको कहते हैं हम, क्या पता है क्या कहते हैं? मैक्सिडीमा। और हाइपरथायराइडिज्म, ये जो सारे साइन बताए हैं मैंने कि भाई हाइपरथायराइडिज्म में बीपी ज़्यादा होता है, हार्ट बीट ज़्यादा, रेस्पायरेशन ज़्यादा, ग्रोथ जो है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा, जो एनर्जी लेवल ज़्यादा है, प्रोफ्यूज स्वीटनिंग, इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। तो जनरल टर्म है ना, इसको हम कहते हैं ग्रेव्स। और इसकी एक और सिम्टम भी है,
एक्सोप्थेलेमा। एक्सोप्थेलेमा, एक्सोप्थेलेमा का मतलब है प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, आई बॉल का बाहर आ जाना, आंखें बड़ी हो जाना, ऐसे आंखें फाड़ के जो आदमी देखता है ऐसे, एक्सोप्थेलेमा, एक्सोप्थेलेमा। और हाइपरथायराइडिज्म को, हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी को मैक्सिडीमा कहते हैं। इसमें जवान आदमी होगा, नर्वस सिस्टम सही होगा, क्योंकि पहले नहीं कुछ था, अभी हुई है बीमारी जवानी में। बाकी ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, कोल्ड इंटॉलरेंस। बताएं इन दोनों में से, मैक्सिडीमा और ग्रेव्स में से, ग्रेव्स और मैक्सिडीमा से, हाइपो और हाइपर में से हीट इंटॉलरेंस किसको होगी? हीट इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस, क्योंकि पहले ही हीट है, ज़्यादा हीट, रेस्पिरेशन ज़्यादा है, तो फर्दर हीट नहीं सह सकेगा। समझ आ रही है? 1 मिनट में पानी वाले को कहूँ पानी पिलाओ, चाय वाले को कहूँ चाय पिलाओ, फिर मैं आपको पढ़ाऊँ। पानी मारो, पानी मारो। खबर है न मास्टर बीमार आ बंद बुधी हो। अभी बेचारा बिजी होंदा है, ॾाढा वठ वठ में होंदा है न, आहिनि बजणा थकी था पवन। सुने भाई, हीट इंटॉलरेंस होती है हाइपरथायराइडिज्म में, यानी ग्रेव्स में, एक्सोप्थेलेमा में। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन ज़्यादा है, हीट ऑलरेडी ज़्यादा है। अब हीट को, बाहर की हीट को कैसे टॉलरेट करेगा? हीट इंटॉलरेंस, PIF है भाई, PIF, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। ग्रेव्स बुधायो, ग्रेव्स के बारे में कहा है कि भाई सुने, हाइपरथायराइडिज्म जनरल टर्म है, बीमारी को तो हम ग्रेव्स कहते हैं ना, हाइपोथायराइडिज्म जनरल टर्म है, बीमारी को तो हम मैक्सिडीमा कहते हैं ना। तो ये सारी मैक्सिडीमा की सिम्टम्स हैं, ठीक है? समझ आ गई? अब बताएं मैक्सिडीमा की एक और भी सिम्टम है, इनसे मिला लें। ग्वाइटर, ग्वाइटर, ग्वाइटर का मतलब है थायराइड का बाल की तरह फूल जाना, बड़ा हो जाना। यहाँ पे थायराइड बड़ा हो जाता है, आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड के ग्लैंड में ग्रोथ हो जाती है, बड़े हो जाते हैं। आयोडीन जो है ग्रोथ को कंट्रोल करके रखता है। भाई स्क्रीनशॉट ले लें, भाई स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं पानी पी के दिखाऊँ आपको। और चाय भी मेज़बान वगैरह, चाय पी यार, ताकत हमारी। ना ना हाँ, हाय हाय हाय, ये था भाई आपका थायराइड ग्लैंड। भाई देखें ना, देखें, ग्रेव्स बीमारी है हाइपरथायराइडिज्म की, और मैक्सिडीमा बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म की। दोनों है एडल्ट स्टेज में। क्रिटिनिज्म जो है वो बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म की इन्फेंट एज में। क्रिटिनिज्म में कद भी छोटा, हाइट भी छोटी, नर्व सिस्टम अकल भी छोटा, और मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, सारी चीज़ें कम। बाकी चीज़ें मैक्सिडीमा जैसी, मगर अकल में भी कमी है।
अब आपको अकल होगा होना चाहिए कि ग्रेव्स और मैग्जिडीमा एंड क्रिटिनिज्म दोनों हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हैं, मगर क्रिटिनिज्म में अकल की कमी क्यों है और हाइट की कमी क्यों है, मैग्जिडीमा में क्यों नहीं? ये आपको अकल होनी चाहिए। ये हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी है ना। हाइपोथायराइडिज्म तो जनरल टर्म है ना, बीमारी का नाम तो ग्रेव्स है। बताएं, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म में मसल वास्टिंग कहाँ पे होगी, मसल डैमेज कहाँ पे होंगे, मसल ब्रेक कहाँ पे होंगे, वेट लॉस कहाँ पे होगा हाइपर में? हाइपोथायराइडिज्म किसकी वजह से थी? आयोडीन की कमी की वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से थी हाइपो। मगर जो हाइपर है ना, हाइपर, ये एक एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी टूटी हुई एंटीबॉडी होती है, एमएसएच जैसी लगती है, सॉरी टीएसएच जैसी लगती है, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टूटी फूटी एंटीबॉडी होती है, टूटी फूटी डैमेज, आई मीन एंटीबॉडी होती है, वो दिखने में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बॉडी को लगता है कि पिट्यूटरी ने मैसेज भेजा है, तो थायराइड ओवर सिक्रेशन करता है T3 और T4 की। समझ आ गई? अरे भाई सुने, अभी आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये भी क्लियर। अभी आते हैं हम प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्लियर है भाई। अभी आते हैं एडर्नल ग्लैंड पर। तो एडर्नल ग्लैंड के लिए सुने, ये आपकी किडनी है भाई, ये किडनी के ऊपर कैसी किडनी बन गई है, ये आपकी किडनी है भाई। किडनी के ऊपर एक केप की तरह आर्गन है जिसको हम कहते हैं एडर्नल ग्लैंड। और एडर्नल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं मेड्यूला, दूसरे को कहते हैं कॉर्टेक्स। एक को कहते हैं क्या, कॉर्टेक्स, दूसरे को कहते हैं क्या, एडर्नल मेड्यूला। एडर्नल मेड्यूला से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एक को कहते हैं एपिनेफ्रिन या एडर्नलिन, दूसरे को कहते हैं नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एडर्नलिन। और ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, और मैंने इनकी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से बता दी है कि ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन क्या करेंगे, ये कब प्रोड्यूस होंगे, जब सिंपैथेटिक सिस्टम चलेगा। सिंपैथेटिक सिस्टम इन दोनों को प्रोड्यूस करवाएगा। ये दोनों हार्मोन एडर्नल ग्लैंड को कौन मैसेज देगा, जो सिंपैथेटिक नर्व थी, जो थोरेक्स से निकल रही थी सेकंड नंबर तक, मैसेज देगी मेडुला को, तो मेडुला ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करेगा। इन दोनों का काम है ब्लड के प्रेशर को राइज करना। क्या मैं कहूँ कि इनका काम है GIT ट्रैक को ब्लड कम देना, और हार्ट को, लंग्स को, लिवर को, इनको ब्लड ज़्यादा देना, वाइटल आर्गन को, स्किन को कम देना। तो स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम करते हैं, और हार्ट, लिवर, लंग्स और स्केलेटल मसल की तरफ ब्लड का फ्लो ये बढ़ाती हैं। तो ब्लड का फ्लो बढ़ाना एपिनेफ्रिन का काम है यहाँ पर, और नॉर एपिनेफ्रिन का यहाँ पे काम है GIT और स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम करना। यानी GIT वाली ब्लड भी उनको देना, यानी इनको ब्लड डबल करके देना। तो वहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और यहाँ पे ब्लड वेसल नेरो कर गई, तो यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड फ्लो कहाँ पे बढ़ा, कमेंट में बताएं जल्दी में। ब्लड फ्लो कहाँ पे बढ़ा, फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, और फ्लो यहाँ पे डिक्रीज हो गया। समझ आ गई बात? ये तो मैंने पढ़ाई थी कल वाली बात हो गई। चलें भाई, दूसरा है एडर्नल कॉर्टेक्स। ये 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, 3 हार्मोन। एक का नाम है कार्टिसोल,
या इसको दूसरा नाम भी कहते हैं ग्लूकोकार्टिकॉइड। ये लिपिड नेचर का हार्मोन होता है, लिपिड का बना होता है। दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन, इसको दूसरा नाम देते हैं मिनरलोकार्टिकॉइड। मिनरलोकार्टिकॉइड इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉर्टेक्स से बना हुआ है, और दोनों को कार्टिकॉइड हार्मोन या कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं। तीसरा जो इसका हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन, ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन जैसा होता है, टेस्टोस्टेरोन जैसा होता है, मगर ये टेस्टोस्टेरोन तो टेस्टिस से बनता है ना, ये एडर्नल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से बनता है। फ़र्क ये है बस। तो ये मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों में मिलेगा। ये क्या काम करता है? मेल और फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर देता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर कैसे? मैंने पहले भी बता दिया कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर मेल में टेस्टोस्टेरोन का काम है, फीमेल में एस्ट्रोजन का काम है, मगर ये भी हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर देने में। चलो जी, इसको एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का भाई कहते हैं, ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन ही कहते हैं, मगर ये दोनों जेंडर में मिलेगा। मेल वाला टेस्टोस्टेरोन जो है वो सिर्फ मेल में मिलेगा क्योंकि टेस्टिस से बनता है, केमिकली ये टेस्टोस्टेरोन जैसा है। अब कार्टिसोल को क्या कहा? ग्लूकोकार्टिकॉइड, और एल्डोस्टेरोन को मिनरलोकार्टिकॉइड। तो ये मिनरल को, सोडियम को एंड क्लोराइड को बैलेंस करता है किडनी में, ठीक है। मिनरल एल्डोस्टेरोन किडनी में आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है आपने। और ग्लूकोकार्टिकॉइड शुगर को बैलेंस करता है। अगर मैं कहूँ ये शुगर कब बनाता है? ग्लूकोकार्टिकॉइड सुने। और ये दोनों नॉर्मल केसेस में ये सोडियम और क्लोराइड की कंडीशन को बैलेंस करता है नॉर्मल में, मगर ये कार्टिकोस्टेरॉइड जब एंजाइटी होती है, फेवर होता है, एंजाइटी होती है या कोई डिजीज़ होती है, तो इन कंडीशन में ये ग्लूकोज को प्रमोट करता है। कहाँ पे? ब्लड में। कैसे बढ़ाता है? ये प्रोटीन को तोड़ता है किसमें? इंटो अमाइनो एसिड, फिर अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाता है, शुगर बनाता है। तो भाई ऐसा ना कहना कि कार्टिसोल इंसुलिन जैसा है, शुगर बैलेंस करता है। नहीं भाई, इंसुलिन शुगर को कम करता है, ये शुगर को बढ़ाता है। फिर ऐसा भी नहीं कहना कि ये ग्लूकागॉन जैसा है कि ग्लूकोज को कम बढ़ाता है। हाँ, वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनवाता है, ये प्रोटीन से ग्लूकोज बनाता है, और ये फेवर और इस कंडीशन में। अगर मुझे बताएं कार्टिसोल की कंडीशन बढ़ जाए, कार्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो क्या होगा? बताएं कमेंट में, जल्दी बुक में देखें, आपके बुक में लिखा होगा, आप रीडिंग करेंगे। मेरे ख्याल में 82 पेज है, 82 पेज पर है ये, 82 पेज पर ये है कि कार्टिसोल के बढ़ने से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, और प्रोटीन टूटना ज़्यादा होगा। प्रोटीन ज़्यादा होंगी तो मसल वास्ट होंगी तो वेट लॉस होगा और ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इस कंडीशन को कहेंगे कशिंग सिंड्रोम। और इसके अपोजिट एक होती है, उसको कहते हैं एडिशंस। एडिशंस में कार्टिसोल कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, और उसमें एनर्जी लेवल कम हो जाएगी, लेजीनेस बढ़ जाएगी, और जो है वेट लॉस इतना नहीं होगा, प्रोटीन फास्टिंग नहीं होगी, ब्लड प्रेशर इतना नहीं बढ़ेगा। बात समझ आई? चलो जी, एडिशंस एंड कशिंग सिंड्रोम आर रिलेटेड विद द कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन भी अगर बढ़ जाए तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाते हैं, और कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाते हैं। ये भी बढ़ जाए तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाते हैं, कम हो जाए तो मेटाबॉलिज्म, ये दोनों कुल मिला के ब्लड के अंदर मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। भाई ये था एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड के बाद हमें पढ़ना है क्या? एडर्नल ग्लैंड के बाद हमें पढ़ना है क्या? कौन से ऑर्गेनेल बचे हैं? वो जो हैं ऑर्गन्स। हाँ, ये बचा है ना आपका थाइमस, ये बचा है ना आपका पैराथायरॉइड,
ये बचा है ना आपका पाइनियल, ये ग्लैंड बचे हैं। सुने भाई, थाइमस चेस्ट के अंदर है, आपका जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया पर जो आपका लगा हुआ है, ट्रेकिया नहीं, एओर्टा 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 पर लगा हुआ है ये थाइमस ग्लैंड, सेंटर पर स्टर्नम के पीछे। सुने, अब जो थाइमस ग्लैंड है ये क्या करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन एक हार्मोन है, एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है। और थाइमस जो है, ये थाइमोसिन क्या करता है, टी सेल को एक्टिवेट करता है, यानी आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले करता है, और ये लिम्फेटिक सिस्टम में भी रोल प्ले करता है, और इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करता है। प्लस में लिम्फेटिक सिस्टम में भाई लिम्फोसाइट बनाता है ना, ये टी क्या है, लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी दोनों में काम करता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में काम करता है। और ये बूढ़े आदमी 60 साल का जो आदमी होता है उसमें थाइमस इज इक्वल टू 0, इसीलिए बूढ़े आदमी में इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि एक 20 साल के बच्चे को पोलियो की वैक्सीन करवाएं तो क्या इम्यूनिटी जनरेट हो पाएगी, बताएं तो कमेंट में। आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों भाई, क्योंकि थाइमस जो है ऐसा ऑर्गन है वो जो एज के अकॉर्डिंग है, एज बढ़ती है तो एज के अकॉर्डिंग डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। एज बढ़ती जाती है, थाइमस कम होता जाता है, 60 साल तक थाइमस ख़त्म हो जाता है। थाइमस के अलावा नहीं, पोलियो की वैक्सीन काम नहीं करेगी, इसीलिए अर्ली एज में पोलियो की इंजेक्शन करवाते हैं। थाइमस कम हो जाता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में रोल प्ले नहीं होता। फिर भाई पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये जो आपका ग्लैंड था, पता नहीं कौन सा था, मुझे बताएं तो। थायरॉयड ग्लैंड, इस थायरॉयड ग्लैंड के 2 लोब थे, राइट एंड लेफ्ट। दोनों लोब में पीछे से दो यानी 4 ग्लैंड हैं। इन 4 ग्लैंड को पैराथायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं पैराथ्रोमोन। और ये जो पैराथ्रोमोन है, ये पैराथ्रोमोन कैल्शियम को बैलेंस करता है ब्लड में। कैसे कम ब्लड में बैलेंस करता है, जब कैल्शियम कम होता है तो उस कैल्शियम को बढ़ाता है। भाई कैसे बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है, सुने। अगर ये ब्लड वेसल है, इसमें कैल्शियम कम है, तो किडनी को क्या कहता है, किडनी को कहता है कि ब्लड से जो आपके पास कैल्शियम आए सारे का सारा रीएब्जॉर्ब करके दो। तो रीएब्जॉर्प्शन वाले चैनल्स को क्या करेगा, एक्टिवेट, ठीक है। और उसके अलावा बोन को कहेगा आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो, फिलहाल कैल्शियम वापस दो। तो यहाँ से भी क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन कैल्शियम की। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहेगा जो भी खाया है सारे का सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब करके दो। बताएं कौन सा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है, आप कहेंगे इलियम, ठीक है। तो ब्लड में बढ़ गया। तो ये काम है पैराथ्रोमोन हार्मोन का, पैराथायरॉयड ग्लैंड का। कैल्सीटोनिन हार्मोन बताया ना मैंने। अब कैल्सीटोनिन के काम जो हैं, कैल्सीटोनिन के हार्मोन के काम इसके अपोजिट हैं। तो बताएं, अगर कैल्सीटोनिन के बारे में पूछूं तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कैल्सीटोनिन किडनी से रीएब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा और बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, उल्टा बोन को कैल्शियम देगा। लो भाई, और इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम आएगा उसको इनहिबिट कर देगा कि ना आओ। ये कैल्सीटोनिन का काम है। कैल्सीटोनिन हाई कैल्शियम को कम करता है। कमेंट में बताएं हाइपर कैल्सीमिया में कौन प्रोड्यूस होता है, हाइपर कैल्सीमिया में कौन प्रोड्यूस होता है, जब कैल्शियम हाई होता है, उसको कम करने के लिए कैल्सीटोनिन। वेरी गुड। कैल्सीटोनिन समझ आया। चलो जी,
उसके अलावा पाइनियल की बात करते हैं तो जो पाइनियल ग्लैंड है, मैं कहता हूँ ना आपको, अंधेरा करके सोया करें अंधेरा करके, और रात के पहले पैरों में सो जाया करें 8-9 बजे 10 बजे। आप नहीं मानते, आज मैं आपको बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताऊं। पाइनियल ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन हार्मोन। और ये मेलाटोनिन रात को अंधेरे में और रात के पहले पहर में यानी 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक ज़्यादा बनता है। तो अंधेरा करके सोया करें, और पहले जो रात का पहला पहर होता है, इनिशियल नाइट, उसमें नींद किया करें तो मेलाटोनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सर करेगा क्या? पता है इसका काम क्या है? बड़ा इसका काम है। इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, इसका काम है। कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करता है पता है? बताऊं? ये रात के टाइम आपने जितना भी खाया होता है, आपने जो बेकरी की चीज़ें, ये जो आपने फालतू चीज़ें खाते हैं, आप बर्गर वगैरह खाते हैं, चिप्स खाते हैं, आप बिस्किट वगैरह खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, या जो नशा करता है, ये सारे केमिकल बॉडी में से रात को ये बेचारा भगाता रहता है। तो ये रात को सफाई करता है, इसीलिए इसको स्वीपर ऑफ द बॉडी कहते हैं। स्वीपर ऑफ द बॉडी, नाइट का स्वीपर कहते हैं इसको। ठीक है भाई। और आखिर में आपका एक पार्ट बच गया जिसको कहते हैं पेनक्रियाज के बारे में बताएंगे कि मिक्सोक्राइन है या नहीं, एम्फीक्राइन है या नहीं, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ है कि नहीं, एंडो और एक्सोक्राइन है कि नहीं, दोनों है। एक्सोक्राइन सेल कौन से हैं मैंने बताया था, इसीलिए जल्दी में पढ़ा रहा हूँ। एसिनार सेल जो पेंक्रियाटिक जूस बनाते हैं, और एंडोक्राइन सेल जो होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। और आइलेट ऑफ लैंगरहैंस 2 किस्म के होते हैं, अल्फ़ा सेल और बीटा सेल। अल्फ़ा सेल जो होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकागॉन, और बीटा सेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ब्लड में से ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं, मगर दोनों का तरीका अलग है। ग्लूकागॉन तब प्रोड्यूस होता है जब ब्लड में ग्लूकोज कम होता है। तो ये क्या करता है, ये लिवर के सेल्स में से ग्लूकोज को निकालता है। भाई इंसुलिन लिवर के सेल्स में ग्लूकोज को भेजता है। इट मीन इंसुलिन कब प्रोड्यूस होगा, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की लेवल हाई। तो इंसुलिन कब प्रोड्यूस होगा, जब होगा हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा, हाइपर। और ये प्रोड्यूस होगा कब बताएं, हाइपोग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज कम होगा। कमेंट में बताएं ग्लाइकोजीनेसिस कौन करवाएगा और ग्लाइकोजीनोलाइसिस कौन करवाएगा। आप कहेंगे लिवर में ग्लाइकोजन बनी हुई है, उस ग्लाइकोजन को तोड़ के एक ग्लूकोज को बाहर निकालेगा ग्लूकागॉन। और ग्लाइकोजीनेसिस मतलब ग्लूकोज को यहाँ से निकाल के ग्लूकोज को यहाँ से निकाल के यहाँ पे भेजकर यहाँ पे इंसुलिन बनवाएगा, ग्लाइकोजन बनवाएगा। फिर ज़्यादा हो जाएगी तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा। अब मुझे कमेंट में बताएं, एक हार्मोन है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन किसको सपोर्ट करता है, इसको, और सोमेटोट्रोफिन इसको, ग्लूकागॉन को। हाँ कि ना भाई, ग्लूकागॉन भी ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, और ग्रोथ हार्मोन कहता है ग्लूकोज ज़्यादा होना चाहिए, और सोमेटोस्टेटिन कहता है ग्लूकोज को कम करो कि ग्रोथ ना हो। इंसुलिन भी यही काम करता है। तो इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन भाई, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोट्रोफिन भाई। क्या मैं कहूँ सोमेटोट्रोफिन इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ, हाँ बताएं, इंसुलिन या ग्लूकागॉन?
इसको इनहिबिट नहीं करेगा, इसको कहेगा तुम अच्छे हो, तुम मेरे साथी हो। तो भाई यहाँ तक आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन पूरा हो गया। अब आपकी एक असाइनमेंट है, मुझे बताएं गेस्ट्रिन हार्मोन कहाँ से बनता है, क्या काम है इसका। मुझे बताएं प्रोजेस्टेरोन टाइप 2 कहाँ से बनता है, इसका क्या काम है, ठीक है, पढ़ाया था मैंने। उसके बाद बताएं रेनिन हार्मोन, एंजाइम की बात नहीं कर रहा, रेनिन एंजाइम हार्मोन कहाँ से बनता है, किडनी से बनता है, चलो बता दिया मैंने, किडनी का हार्मोन है। चलो ये बता दिया प्लेसेंटा का हार्मोन है, चलो ये बता दिया स्टमक का हार्मोन है। किडनी का दूसरा एरिथ्रोपोएटिन, किडनी का तीसरा हार्मोन कैल्सिट्रियोल, ये कैल्शियम को बैलेंस करता है। चलो ये तो नहीं बताना ना, ये ब्लड को प्रोड्यूस करता है, बोन ये भी नहीं बताना था। चलो 2 बता दिए, बाकी 3 का काम है आपका, इनका काम आपने बताना है। एक का काम बच्चों ने बता दिया कि गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करवाता है, वेरी गुड, ये करवाता है एरिथ्रोपोएटिन। जब इमरजेंसी होती है, ब्लीडिंग होती है, सर्जरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उस टाइम ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है और बोन मेरो में जाके ब्लड की प्रोडक्शन करवाता है। और ये कैल्सिट्रियोल कैल्शियम को कंट्रोल करता है, ठीक है। और रेनिन का फंक्शन आप बताएंगे, और प्रोजेस्टेरोन 2 का भी बताएंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है। कल क्या पढ़ाऊं भाई बताएं, कल क्या पढ़ाऊं, कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं, सपोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ाऊं कल? ओके, एक एडवाइस दूं आपको मैं, एक एडवाइस दूं, अभी आप सेल्फ करें, सेल्फ पे ज़्यादा फोकस करें। जेनेटिक्स, एवोल्यूशन, वायरस, बायो एनर्जेटिक्स एंड एनिमल किंगडम, इन पे बड़ी मेहनत करें। इन पे आपको लगेगा हमको कुछ नहीं आ रहा, मगर आपको सब कुछ आता है। इनको डबल टाइम दें, इनको वायरस और बायो एनर्जेटिक्स को, एनिमल किंगडम को और जेनेटिक्स को ट्रिपल टाइम दें, ठीक है, ट्रिपल टाइम दें। बाकी चैप्टर को थोड़ा थोड़ा राजी कर लें, ठीक है। हार्ट को एक बार देख लें, डाइजेशन को एक बार देख लें, एंजाइम्स और उनकी पीएच डाइजेशन में से रट लें। एंजाइम कौन कहाँ पे है, कौन सी पीएच पे काम करता है, किसको। मैंने एक चीज़ मेरे ख्याल में ऑनलाइन क्लास में मैंने उल्टी पढ़ा दी है। मुझे याद आ रहा है कि कल किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, तो मैंने उसको जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा सर ऑनलाइन क्लास में आपने ऐसा कहा है, मुझे याद नहीं, मैंने पढ़ाया है ऐसा या नहीं, वो कह रहा था। बच्चों पे मैं यकीन करता हूँ मैंने ऐसा कहा होगा। तो बात ये थी कि जो इंटेरोकाइनेज है वो किसको एक्टिवेट करता है, तो वो था ट्रिप्सिनोजिन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन में। फिर ट्रिप्सिन जो है वो पेंक्रियाटिक अमाइलेज को भी और जो है केमोट्रिप्सिन को भी, दोनों को एक्टिवेट करता है, मतलब सबको एक्टिवेट करता है। ये बात सही है, मैंने पता नहीं क्या पढ़ाई दी। चलो जी, हमारी तमाम दुआएं आपके साथ हैं। बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन करें, बड़े अच्छे तरीके से रिवीजन करें। आपकी किडनी में जो स्टोन था वो निकल गया नहीं, स्टोन ने दोस्ती रख ली है, बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है हमारी, वो स्टोन अभी तक पड़ी हुई है। दुआ करें ये दोस्ती ख़त्म हो जाए। नहीं निकल रही, बहुत इलाज करवाया है, लेज़र लगवाए हैं, ओपन सर्जरी नहीं करवाई। बस अगर ओपन सर्जरी करवाऊं तो यहाँ पे पढ़ाएगा कौन? फातिमा आपने कहा था, हाँ मुझे ये करना पड़ेगा जुगाड़ किडनी का, मैं करूँगा इंशाल्लाह। अभी कुछ दिन मैं छुट्टी करूँगा, 2-3 दिन,
आपका सेशन कंप्लीट करने के लिए बाद नाक का मेरे